चैप्टर 15 किल हिम। जब विजय ने प्रभास थापा के कंधे को ठीक करने की बात कही तो उन लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फ्रोजन आर्म एक दुर्लभ समस्या थी और प्रभास आपा इस समस्या से काफी दिनों से जूझ रहे थे, जिसे ठीक होने में महीनों या साल भर का टाइम भी लग सकता था। फिर यह कैसे पॉसिबल था कि विजय बस उसे कुछ ही देर में ठीक कर देगा? यहां तक कि महेंद्र प्रताप ने भी उसे संदेह से देखा। विजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इसका इलाज कर देता हूँ। वैसे भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते अब तक प्रभास के पीछे आ चुका था। तुम मुझे कैसे ठीक करने वाले हो? प्रभास उलझन में लग रहा था। बेशक मेरे हाथों से। अब चुप रहो बिग ब्रो प्रभास। विजय ने अपनी बाहों को फैलाया और अपनी उंगलियों को चटकाया। फिर उफाय निसलाम मान। फिर उसने प्रभास के कंधों पर अपनी हथेलियां रख दी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हल्की सी सांस ली, फिर उसे अपनी हथेलियों तक पहुंचाने लगा। कुछ देर बाद वो उसके कंधों को उंगलियों की मदद से अलग अलग एंगल पर दबाने लगा। जैसे जैसे विजय की उक्तियां प्रभास के कत्थों को दबा रही थी, उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही थी और उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हो रही थी, जो बहुत ही आरामदायक थी। विजय कुछ मिनट बाद रुक गया। प्रभास को इतना सुकून मिल रहा था, उसे एहसास ही नहीं हुआ विजय कब रुका था। और जब उसे एहसास हुआ, वो थोड़ा उदास नजर आने लगा। मेरा काम पूरा हो गया बिग ब्रो प्रभासा, विजय ने अपने हाथों को चटकाते हुए कहा। अब आप थोड़ा हाथ हिलाने की कोशिश करो। विजय, तुम्हारी मसाज करने की स्किल्स अमेजिंग है। तुमने ये कहां से सीखी? मसाज के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ साल छोटा हो गया हूँ। प्रभास अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पूरे बॉडी को चटकाने लगा, लेकिन जब वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर हिलाने लगा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ओह, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। यह ठीक हो गया है। यह सच में ठीक हो गया है। प्रभास बहुत उत्साहित लग रहा था। वो मुड़ा और खुशी में उछलते हुए विजय के गले लग गया। अमेजिंग विजय, तुम तो एक चमत्कारी लड़के हो। महेंद्र जी अभी भी संदिग्ध लग रहे थे। प्रभासा, क्या तुम्हारा हाथ सचमुच ठीक हो गया है? हाँ पार, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा। यह ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे कोई बेचैनी भी महसूस नहीं हो रही है। मैं अभी बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, जैसा मैं जवानी के दिनों में था। बाकी लोग भी अवाक थे। यह असंभव लग रहा था। क्या उसने सिर्फ रगड़कर और मालिश करके प्रभास के कंधे को ठीक कर दिया था? अगर यह बात पहले उनसे किसी ने कही होती, वो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह विजय था जिसे वो देख रहे थे। अगर वो वजन घटाने वाली और ब्यूटी क्रीम जैसी चमत्कारी औषधियां बना सकता था, तो वो इस तरह की अद्भुत मसाज भी कर सकता था। इसके अलावा प्रभास को देख ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वह झूठ बोल रहा था। मिस्टर मोहन हंसा और कहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारे विजय भाई के पास कमाल की छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। छोटे भाई विजय, मुझे मानना तो पड़ेगा, सच में तुम्हारे पास अद्भुत कलाएं हैं। मिस्टर महेंद्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे पैर और मेरी पीठ भी ठीक कर सकते हो? आजकल मुझे काफी तकलीफ होने लगी है। और मेरे भी। मुझे हाल ही में अपने सीने में जकड़न सी महसूस हो रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है विजय। मेरी खोपड़ी पर इस गंजी जगह को देखो। क्या इसके लिए कोई अद्भुत बाल वृद्धि औषधि है? मिस्टर सोहम, मिस्टर शंकर और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए कहा। जल्दी मत करो, एक एक करके, विजय ने जल्दबाजी में कहा। भाई महेंद्र, आपकी कमर और पैर की समस्याओं का इलाज करना आसान है। मुझे उनकी बस कुछ मसाज करनी होगी और वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अब आपको इस उम्र में ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर आगे कहा, कैसा रही अगर मैं आपके लिए किसी दिन शरीर को मजबूत करने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक औषधि बना दूं? मैं गारंटी देता हूं कि इसे लेने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके ओके, थैंक्स लिटिल ब्रो विजया, मिस्टर महेंद्र ने खुश होते हुए कहा। फिर विजय मिस्टर सोहम की ओर मुड़ा। मिस्टर सोहम के बाल पतले थे और उनकी खोपड़ी के बीच में एक गंजा धब्बा था। यह पुरुष पैटर्न गंजापन का मामला था। मिस्टर सोहम ने विजय की ओर आशा भरी नजरों से देखा। विजय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बालों के बारे में कुछ कर सकते हो? विजय ने इसके बारे में थोड़ा सोचा। उसे याद आया कि डिवाइन बुक में ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था जो बालों के विकास को बढ़ावा देती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, आपके बालों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए किसी और दिन औषधि बनाऊंगा। ओके, थैंक्स विजय, मिस्टर सोहम ने राहत की लंबी सांस ली। सोहम अपने गंजेपन से काफी लंबे समय से परेशान था। उसने कई अलग अलग प्रकार की दवाएं भी ली और अलग अलग तरह का उपचार भी कराया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो हर दिन धीरे धीरे अपने बाल झड़ने से काफी परेशान था। विजय के जवाब में उसे आशा की एक किरण दिखी। विजय, चलो ड्रिंक करते हैं, ये टोस्ट मेरे गंजेपन के नाम। मिस्टर सोहम उसके लिए एक ग्लास ड्रिंक लेकर आए और फिर ड्रिंक करने लगा। उसके बाद विजय ने सभी लोगों की प्रॉब्लम्स की जांच की। फ्रोजन आर्म जैसे शरीर के दर्द का इलाज वहीं पर मसाज करके किया जा सकता था, लेकिन गंजेपन जैसी बीमारियों के लिए औषधि बनाने की जरूरत पड़ती, जिनका इलाज वहां पर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने सबको बाद में औषधि बनाकर देने का वादा किया। विजय, सच में तुम किसी चमत्कारी हकीम से कम नहीं। प्रभास ने उसे पकड़ लिया और उसके लिए ड्रिंक डालना बंद नहीं किया।
विजय पहले ड्रिंक के साथ बुरा हुआ करता था, लेकिन जब से वो शक्ति बढ़ाने के रास्ते पर चला था, बिना नशा हुए वो कितनी भी ड्रिंक कर सकता था। वो फिर एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास खत्म करने लगा। मिस्टर मोहन और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह गए। रात का डिनर करने के बाद वो लोग घर जाने से पहले थोड़ी देर बातचीत करते हैं। उनके जाने से पहले मिस्टर मोहन और बाकी लोगों ने विजय से उसका बैंक अकाउंट मांगा। उन सभी ने उसे कुछ पैसे ट्रांसफर किए। सबसे कम 10,000 और सबसे अधिक 50,000 रुपए थे। पलक झपकते ही विजय के पास लगभग 2 लाख रुपए और हो गए। विजय ने देखा कि उसके फोन पर लगातार पैसे क्रेडिट होने के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। अगर ऐसा पहले होता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे इतने पैसे देखने की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन काम रहते हैं। मिस्टर मोहन थोड़े नशे में दिख रहे थे। विजय उसे कार तक ड्रॉप करने आया और मिस राधिका को ड्राइव करने के लिए बोला, विजय मेरे पीछे आओ। आहाना ने उसे देखते हुए कोमल आवाज में कहा। वो अपना हैंडबैग पकड़े सीधी खड़ी थी। उसके पीछे की रोशनी ने उसके चेहरे को ड्रीमी कलर्स में रंगा हुआ था। इस समय वो भयावह रूप से सुंदर लग रही थी। विजय उसे देखते हुए कुछ समय के लिए कहीं खो सा गया था। कुछ देर बाद होश में आते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। आहाना हंस पड़ी। यह हंसी एक फूल के खिलने जैसी थी और उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रात में तारे चमक रहे हों। विजय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा और उसे अजीब तरह से इधर उधर देखने लगा। जहाना ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। उसने अपने सिल्की बालों को चेहरे से हटाया, फिर मुड़कर आगे की ओर चलने लगी। विजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। विजय, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी अद्भुत स्किल्स हैं। तुम सच में अमेजिंग हो, लेकिन तुम फिर भी डिलीवरी की जॉब क्यों करते हो? आहाना ने विजय की ओर मुड़कर देखा। उसकी आकर्षक आंखों में कुछ अलग सी चमक महसूस हो रही थी। पहले मैं जीवन जीने के लिए जॉब करता था, लेकिन अब जब मैं औषधि से काफी कमाई कर रहा हूं, तो मैं जल्द ही नौकरी छोड़ दूंगा। विजय ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तुम कुछ और ब्यूटी क्रीम बना सकते हो और फिर उन्हें मुझे दे सकते हो। तुम मुझे जितनी भी दोगे, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बेच दूंगी, आहाना ने कहा। थैंक यू मिस आहाना। इट्स ओके, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बातचीत करते हुए पैदल सड़कों पर चल रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग फिर से दिल्ली 6 रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। विजय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। दिल्ली 6 रेस्तरां की पार्किंग में जाते हुए आहाना ने अपनी फेरारी की ओर इशारा करते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। यहाँ सेनगीना गांव काफी दूर है, आपको वापस आने में ज्यादा देरी हो जाएगी। कुचाई विजय ने कहा। आहाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर चली गई। तभी ब्लैक कलर की कुछ कारें पार्किंग में आती हैं और दोनों लोगों के सामने जोर से ब्रेक मारती हैं। सभी गाड़ियों के दरवाजे खुले और डरावने चेहरे वाले कई हट्टे कट्टे लोग बाहर निकले, जो दिखने में किसी गैंग के गुंडे लग रहे थे। विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सिचुएशन समझने की कोशिश की और सोचने लगा आखिर क्या हो रहा है। उसका ध्यान एक कार पर गया जो बहुत लग्जरियस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह इन लोगों के लीडर की कार थी। उस लग्जरियस कार का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसका शरीर एकदम फिट था और उसका चेहरा इस तरह कठोर था। उसके बाएं गाल पर चाकू का निशान था, जिसने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। अच्छा, तो तुम हो वो हैंडसम लड़के? जब वो कार से बाहर निकला तो उसने विजय की ओर देखा। उसकी नजरें एक खूंखार भेड़िए की तरह थीं। तुम बहादुर तो लग रहे हो, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरी गर्ल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। विजय की भौहें थोड़ी हिली और उसने आहाना की ओर देखा। आहाना का चेहरा ठंडा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, राघव बत्रा, बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट्स में रहकर बात करो। मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई संबंध नहीं था। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मुझे परेशान करना बंद करो। आहाना ने जो कहा उसे सुनने के बाद विजय समझ गया, यह आदमी उसका पीछा करने वालों में से एक था। राघव बत्रा के माथे पर लकीरें उभर आईं और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा क्रूर दिखने लगा। आहाना, तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम इसे कभी क्यों नहीं समझती? तुम्हें इस तरह के छोटे लड़के के प्यार में पड़ना पसंद है और मुझे अपनाना नहीं। मुझे बताओ, भला ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुमने इस जैसे छोटे लड़के को पसंद किया? राघव, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली, आहाना ने जोर से कहा। तुम मैं तुमसे प्यार करके तुम्हारे भले की सोच रहा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है। अगर ऐसा है तो मुझे भी प्यार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। इस लड़के को मार दो। अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा। क्या राघव बत्रा विजय को सच में मरवा देगा? आखिर क्या होने वाला है आगे इस कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 16, इंसान है या फिर भूत? राघव, तुम्हारी ये हिम्मत, आहाना ने गुस्से में कहा, लेकिन वो घबराने भी लगी थी। हमफा क्यों नहीं? क्या तुम्हें यह सुंदर लड़का पसंद नहीं है? मैं इसे तुम्हारे चेहरे के सामने ही अपंग कर दूंगा। राघव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ,
बीच में कुछ नहीं। तुम किसे धोखा दे रही हो? फिर उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो? पागल, तुम्हें लगता है कि मैं एक पागल हूं? तुम लोगों ने सुना नहीं? गो, जाओ अब इस लड़के को सबक सिखाओ। वो अपने आदमियों पर चिल्लाया। राघव के चिल्लाते ही उन सभी गुंडों ने विजय को चारों तरफ से घेर लिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अहाना विजय के आगे आते हुए उन लोगों पर चिल्लाई। राघव को यह देखकर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका दिल जलन की आग में और जलने लगा। इसे मार डालो और इसके हाथ पैर भी तोड़ दो, फिर इसका चेहरा खराब कर दो। मैं देखता हूं कि अब से कौन मेरी गर्ल को छूने की हिम्मत करता है। वो बुरी तरह से चिल्लाया। भागो, विजया, अहाना जोर से चिल्लाई। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव आ गए थे। मुझे माफ कर देना विजय, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है, उसने रुआंसी आवाज में कहा। विजय वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोट भाव नहीं थे। तुम भाग क्यों नहीं रहे? अहाना और ज्यादा घबराने लगी थी। विजय मुस्कुराया और धीरे से उसके कंधे पकड़कर उसे शांत कराते हुए कहा, चिंता मत करो मिस अहाना, यह सिर्फ कुत्तों का एक झुंड है। अहाना उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विजय करना क्या चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? बस कुत्ता का झुंड? आखिर यह लड़का करने की क्या सोच रहा है? क्या इसने उन लोगों को अच्छे से नहीं देखा? उन लोगों का शरीर इससे दुगना है और वो कम से कम 20 लोग हैं। उनमें से हर एक इससे हट्टा कट्टा और ताकतवर है, और वो सभी लोग गुंडे हैं। ये उन लोगों से कैसे फाइट कर पाएगा? उसने मन ही मन सोचा। चिंता मत करो मिस अहाना, विजय ने उसके कंधे को थपथपाया, फिर अपना कोट उतारकर उसे दे दिया। इसके बाद उसने अपनी गर्दन चटकाई और शांत होकर आगे बढ़ने लगा। हाँ हाँ हाँ, यह लड़का पागल हो गया है। मैं पहले इसका एक हाथ तोड़ूंगा, फिर एक पैर, ताकि यह घुटने टेक कर दया की भीख भी ना मांग सके, राघव के आदमियों में से एक ने कहा। विजय उनके लिए किसी बच्चे से कम नहीं था जो 18 साल का दिख रहा था, और वो उन सभी पार्किंग में हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। लोगों से अकेले लड़ने की सोच रहा था। यह शायद सबसे बड़ा मजाक था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। विजय ने उस आदमी की बात सुन कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। इसके बाद पूरी जब सबने आवाज की दिशा में देखा, राघव के उस आदमी की गर्दन टूटकर नीचे लटक झूल रही थी और विजय शांत भाव के साथ उसके पीछे खड़ा था। यह देख सभी लोगों के मुंह हैरानी में फटे के फटे रह गए। उन सभी का चेहरा गंभीर हो गया और यहां तक कि पीला भी पड़ चुका था। इम्पॉसिबल। उन सभी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला। विजय को अपनी जिंदगी में इतना गुस्सा नहीं आया जितना इस वक्त आ रहा था। उन लोगों ने उसे अपंग करने की धमकी दी थी और उसके सामने अहाना की इंसल्ट भी करी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बच्चे, राघव के आदमियों में से एक ने चिल्लाया और फिर एक मुक्का बनाकर उससे विजय के चेहरे पर निशाना बनाते हुए वार किया। उसके निर्दयी चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। वो जानता था कि इस मुक्के से विजय के चेहरे पर खून की धारा बहने लगेगी। वो पहले से ही उसकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुन सकता था, लेकिन वो हैरान भी था, आखिर उसके सामने खड़ा लड़का इतना शांत क्यों है? यह थोड़ा डरावना भी था। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने अपने ऊपर एक परछाई को बिजली की स्पीड से आते देखा। उस परछाई की आंखों में एक जानलेवा इरादा साफ देखा जा सकता था। फिर किसी तूफान की तेजी से एक लात उसकी ठोड़ी में आकर लगी। उस लात में इतनी ताकत थी कि उसके वार से उस आदमी के बाल तक लहराने लगे थे। बेंगा, एक तेज गड़गड़ाहट के साथ किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल राघव का वो आदमी बेहोश हो गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया और आखिरी जो बात उसे याद थी कि वो हवा में उड़ रहा था, फिर वो किसी धोबी घाट के कुत्ते की तरह नीचे गिर गया। हर कोई उस समय हैरान रह गया। विजय के चारों ओर खड़े सभी हट्टे कट्टे लोगों ने उसे फटी हुई आंखों से देखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथी का शरीर 2 मीटर पीछे की ओर उड़ रहा था और जमीन पर गिर रहा था। उन सभी के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। इस लड़के ने बस उसे एक लात से उड़ा दिया। क्या यह बच्चा सच में इंसान है? राघव ने भी दूर से यह होते हुए देखा था। उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर निकल आई। कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। इस बीच पास ही खड़ी अहाना भी हैरान थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसके हाथ उसके मुंह पर थे। विजय अभी भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपना पैर वापस खींचा और अपनी पैंट से धूल झाड़ी। उसने अपने चारों ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? विजय की आवाज से वो लोग होश में आए और तुरंत उनके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। भाइयों, ऐसा लगता है कि यह लड़का पहले भी कुंग फू सीख चुका है। चलो उसे मिलकर मारते हैं, उनमें से किसी आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद कुछ लोगों ने अपने हाथ में बेसबॉल बैट पकड़ा और कुछ ने चाकू लिया। लड़के, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। भले ही तुम्हें कुंग फू आता है, लेकिन हथियारों के सामने तुम्हारे तेज हाथ पैर भी किसी काम के नहीं। बेसबॉल बैट और चाकू पकड़े सभी लोग विजय की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान छाई हुई थी। कायरों का एक झुंड और बातें बड़ी बड़ी। विजय ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ की उंगलियां चटकाई और किसी बिजली की स्पीड से उन सब पर झपटा। एक मोटे आदमी के सामने आते हुए उसने मुक्के से उसके पेट पर वार किया और वहां से बिजली की स्पीड से भागते हुए गायब हो गया, जैसे वहां से बस एक हवा का झोंका निकला हो।
उस मोटे आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका शरीर किसी झींगे की तरह झुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। अगली बार विजय एक बेसबॉल बैट पकड़े आदमी के सामने दिखा, उसने उसके हाथ से बैट छीना और उसे लात मारते हुए दूसरे आदमी के ऊपर उछालकर फेंक दिया। फिर बेसबॉल बैट को एक तीसरे आदमी के सिर में मारा। बेसबॉल बैट लगते ही उस आदमी का सिर फट गया। उसने यह वार इतनी तेज किया था कि बेसबॉल बैट के 2 टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही विजय ने 3 आदमियों को ढेर कर दिया। विजय ने फिर से एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की स्पीड से भागते हुए उन सभी आदमियों के झुंड पर ऐसे लपका जैसे कोई बाघ जंगल में भेड़ियों का शिकार करने के लिए झपट रहा हो। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था। वो किसी खून के प्यासे क्रूर बाघ जैसा लग रहा था। पिछली बार सड़क पर स्ट्रीट फाइटर्स से लड़ने के बाद उसने खुद की युद्ध कला तकनीक बनाई और जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं, उसकी उसकी तकनीकें भी मजबूत होती गईं। पूरी पार्किंग में लात मुक्कों की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाजें जा रही थी। कभी कोई दीवार से टकराता तो कभी कोई उड़कर कार के शीशे तोड़ते हुए उसमें घुस जाता। अपने हाथ की उंगलियां चटकाई और किसी बिजली की स्पीड से उन सब पर झपटा। एक मोटे आदमी के सामने आते हुए उसने मुक्के से उसके पेट पर वार किया और वहां से बिजली की स्पीड से भागते हुए गायब हो गया, जैसे वहां से बस एक हवा का झोंका निकला हो। उस मोटे आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका शरीर किसी झींगे की तरह झुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। अगली बार विजय एक बेसबॉल बैट पकड़े आदमी के सामने दिखा, उसने उसके हाथ से बैट छीना और उसे लात मारते हुए दूसरे आदमी के ऊपर उछालकर फेंक दिया। फिर बेसबॉल बैट को एक तीसरे आदमी के सिर में मारा। बेसबॉल बैट लगते ही उस आदमी का सिर फट गया। उसने यह वार इतनी तेज किया था कि बेसबॉल बैट के 2 टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही विजय ने 3 आदमियों को ढेर कर दिया। विजय ने फिर से एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की स्पीड से भागते हुए उन सभी आदमियों के झुंड पर ऐसे लपका जैसे कोई बाघ जंगल में भेड़ियों का शिकार करने के लिए झपट रहा हो। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था। वो किसी खून के प्यासे क्रूर बाघ जैसा लग रहा था। पिछली बार सड़क पर स्ट्रीट फाइटर्स से लड़ने के बाद उसने खुद की युद्ध कला तकनीक बनाई और जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं, उसकी तकनीकें भी मजबूत होती गईं। पूरी पार्किंग में लात मुक्कों की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कभी कोई दीवार से टकराता तो कभी कोई उड़कर कार के शीशे तोड़ते हुए उसमें घुस जाता। करना चाहते हो? अब देखते हैं कि कौन किसे अपंग करता है। विजय ने बिना रुके एक के बाद एक घूंसे उसके मुंह और छाती पर मारे। राघव जमीन पर निकाल होकर गिर गया। उसकी हालत देख कोई नहीं कह सकता था कि वो जिंदा भी है। उसके मुंह से खून किसी फव्वारे की तरह निकले जा रहा था। विजय ने तब तक घूंसे मारने जारी रखे जब तक कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गया। फिर उसने झुककर एक सख्त आवाज में उससे कहा, याद रखना, अगली बार तुम मुझे कहीं दिखे या फिर मिस अहाना के आसपास मिले, उन पलों को अपनी जिंदगी के आखिरी पल समझ लेना। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और अहाना की ओर आने लगा। अहाना अभी भी वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक मूक दृष्टि थी। वो तभी होश में आई जब विजय ने उसके सामने आकर हाथ हिलाया। विजय, क्या तुम मुझे बता सकते हो, आखिर तुम कौन हो? तुम लड़ने में इतने निपुण कैसे हो? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के आदमी से बात कर रही हो। विजय उसकी इस बात पर हंसने लगा। मिस अहाना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको सच बता देता हूँ, मैं बचपन से ही कुंग फू का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं कुंग फू मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन उन जैसे गुंडों को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। विजय, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम एक चमत्कारी हकीम हो और अभी मुझे पता लगा तुम्हें कुंग फू भी आता है। तुम एक काम करो, मुझे पहले ही बता दो तुम्हारे पास और किस किस चीज का टैलेंट छिपा हुआ है। मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहूंगी ताकि मुझे किसी दिन शोक से हार्ट अटैक ना आ जाए। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ही, विजय अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला। उसको हाथ उठाता देख अहाना अपनी हंसी को दबाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने विजय को फिर से देखा, उसकी आकर्षक आंखों में एक अलग तरह की चमक दिखाई दी। ठीक है, यह लो अपनी जैकेट पहनो। उसने अपने हाथों में पकड़ी जैकेट विजय को देते हुए कहा। विजय ने जैकेट ली और पहनी। अपने सामने यह दृश्य देखकर जमीन पर निढाल पड़े राघव का दिल जलन से जल गया। लड़के, बस तुम इंतजार करो। उसने अपने दांतों को कस लिया और उसका चेहरा काला हो गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। आखिर क्या करने वाला है राघव? क्या वो आर्यन को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में, आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।